हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी है उसमें आपका पार्ट 4 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए 3 पार्ट करा चुका हूं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की, स्पेशली अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एकदम से सही जगह आए हुए हैं, क्योंकि हम सीटेट में 100% सफलता की गारंटी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अपने भाई, अपने दोस्त, जो भी आप समझते हो या सर समझते हो, जो भी आप समझें, लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी मान लीजिएगा कि कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए और उसके बाद उसको नोट करते हुए चलिए, जो मैं आपके लिए बताता जाऊं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी के स्थल रूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पहाड़ी, पर्वत, पठार और समतल तटीय मैदान। दोस्तों, इनके बारे में आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन इसमें आज मैं आपके लिए ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और शायद आपके लिए पता नहीं होंगे, जो आप एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको चित्र को आप देख लीजिए। चित्र में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पर्वत। तो पर्वत आप समझते हैं जिसका सिरा नुकीला होता है। आपने बहुत सारे माउंटेन्स देखे होंगे। ठीक है, पहाड़ी मैंने बताया, तो पहाड़ी के लिए मैं आगे समझाऊंगा। अगला मैंने बताया पठार। पठार आप देख सकते हैं एकदम से समतल है, इस टाइप का दिखता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों मैंने आपको बताया स्थल रूप, यानी कि स्थल रूप में नेक्स्ट है समतल मैदान। समतल मैदान में दोस्तों क्या आ जाएगा? समतल मैदान में ही तो आपकी नदियाँ होती हैं, झील होती हैं, भितरका, डेल्टा, नदी मुहाना, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। इन सारी कन्फ्यूज़न को मैं आज आपका क्लियर करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पहाड़ी। तो पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है तथा जिसकी ऊंचाई अधिकतम 600 मीटर हो सकती है। दोस्तों, पहाड़ी और पर्वत दोनों एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि पर्वत और पहाड़ी दोनों का जो सिरा होता है वो एकदम से नुकीला होता है। आपने जैसे शंकु देखा होगा ना, शंकु के आकार का होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि पर्वत का आकार बहुत बड़ा होता है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 600 मीटर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं पर्वत। पर्वत की जब हम बात करते हैं तो विस्तृत रूप से पर्वत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्वत का शिखर छोटा तथा नुकीला होता है तथा आधार चौड़ा होता है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि पर्वत का शिखर छोटा होता है और नुकीला होता है। मैंने आपको अभी बताया शंकु के आकार का होता है तथा आधार चौड़ा होता है। शंकु में भी तो आधार चौड़ा होता है दोस्तों। इनकी निम्नतम ऊंचाई 1000 मीटर होती है, यानी कि 1000 मीटर से अगर कम होगा तो वो आपका पर्वत नहीं कहलाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, वो आपका पर्वत नहीं कहलाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और आगे भी आने की पूर्ण संभावना रहती है। दोस्तों, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत जो है, जिसे हवाई द्वीप भी कहते हैं, वो सागर की सतह से नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमारे जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसका नाम है क्या दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? तो आपका 8,848। कहीं कहीं पर आपको 8,850 भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इतनी ऊंचाई है उसकी। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये समुद्र के नीचे है, सागर की सतह के नीचे स्थित है, लेकिन ऊंचाई देखिए दोस्तों कितनी है इसकी? 10,205 मीटर। बहुत हो गया दोस्तों, हमारे माउंट एवरेस्ट से बहुत ज़्यादा है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये कई बार आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं पर्वत के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बस यहीं से क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा।
तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पर्वत के प्रकार। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम उनको पढ़ लेंगे। पहला होता है बलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत्त पर्वत, और तीसरा होता है दोस्तों आपका ज्वालामुखी पर्वत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बलित पर्वत। तो यह सबसे प्राचीन पर्वत होते हैं। भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अन्य बलित पर्वत में आपका उत्तरी अमेरिका का एप्लेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत आता है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण है। तो आप याद रखेंगे, भारत की अगर बात की जाती है तो अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का एप्लेशियन, ठीक है, और आपका रूस का यूराल पर्वत, ये आपके बलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट भ्रंशोत्त पर्वत कि भ्रंशोत्त पर्वत क्या होता है। यहाँ से कई मर्तबा क्वेश्चन बन चुका है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। दोस्तों इससे पहले इसमें थोड़ा सा हम पढ़ना चाहेंगे, जो हमारा बलित पर्वत था इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है दबाव का परिणाम होता है। बलित पर्वत दबाव का परिणाम होता है। आप कभी देखिए किसी भी चीज़ को दबाइए, किसी भी चीज़ को दबाइए तो वो जगह जगह से क्या होगा दोस्तों, इस टाइप से ऐसी आकृति बन जाएगी आपकी। आपने देखा होगा इस चीज़ को कि आप मान लीजिए सपोज दैट एक पेज को ही करिए, ठीक है, आपने पेज होगा आपके पास, पेज को आप मोड़िए, दोनों तरफ से थोड़ा सा प्रेशर लगाइए तो बीच में से उठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो होता है यही आपका क्या कहलाता है, बलित पर्वत कहलाता है। इस टाइप से उठा हुआ, यानी कि ये इस टाइप से जब भी उठा होगा ऐसे इस टाइप से, ये आपका बलित पर्वत कहलाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं बता रहा था आपके लिए भ्रंशोत्त पर्वत। तो जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पर्वत है जिसमें क्या होता है कि दबाव और खिंचाव, ये दो चीज़ें होती हैं। दबाव का मतलब क्या है, प्रेशर, एक दूसरे मतलब दोनों साइड से प्रेशर होता है एक, ठीक है, और एक क्या होता है खिंचाव। बलित पर्वत किसका एग्जाम्पल थे, तो वो थे आपका प्रेशर, यानी कि दबाव, दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा था दोस्तों। लेकिन जो भ्रंशोत्त पर्वत होते हैं वो आपका खिंचाव का परिणाम होते हैं दोस्तों। खिंचाव का मतलब आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को अगर हम खींचेंगे तो वो बीच से क्या होगा, फट जाएगा। इसी तरीके से जब खिंचाव उत्पन्न होता है तो बीच से चीज़ें फट जाती हैं और एकदम से क्या होता है, वो बीच में एकदम से गड्ढा हो जाता है और साइडों से वो चीज़ें उठ जाती हैं। तो यही इसमें होता है कि ऊपर उठे हुए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये आपका ये आया था 2017 में, सीटेट में आया था कि ऊपर जो मतलब भ्रंशोत्त पर्वत के ऊपर उठे हुए खंड का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों उत्खंड नहीं लिखा था, हास्ट लिखा हुआ था। तो आपको इसमें दोनों लैंग्वेज याद रखनी पड़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ऊपर उठे हुए खंड को क्या कहते हैं, तो उत्खंड या फिर हास्ट कहते हैं, ठीक है। और नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश या फिर ग्रावेन कहते हैं। इन दोनों चीज़ों का आप याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन में आया हुआ है कि ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, क्या दोस्तों, उत्खंड या फिर हास्ट, उत्खंड या फिर हास्ट कहते हैं। और नीचे धसे हुए जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रोणिका भ्रंश या फिर ग्रावेन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। अब याद कैसे करें इसको, तो ग्रावेन का मतलब क्या है, गिर गया। ग्रावेन मतलब गिर, ग्रावेन गिर, ग्रावेन गिर, बस समझ में आ गया। यानी कि गिरेगा तो क्या होगा दोस्तों, नीचे ही जाएगा। तो यानी कि नीचे धसा हुआ खंड क्या कहलाएगा, ग्रावेन कहलाएगा। और जब आपको ग्रावेन पता है तो हाश तो अपने आप ही इससे लगा दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है। तो आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में। तो आपको याद रखना है कि यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत, ये दोनों आपके भ्रंशोत्त पर्वत के उदाहरण हैं। इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों।
और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट आपका इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका ब्रंसोत पर्वत का उदाहरण है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये यहाँ से ये एक ही था, लेकिन किसी कारण से इसमें क्या हुआ, खिंचाव उत्पन्न हुआ। जब खिंचाव उत्पन्न हुआ तो ये बीच से ये वाली आपको दिख रही होगी, ये दरार पैदा हो गई, ये वाली आपकी ये दरार पैदा हो गई, और ये वाला हिस्सा जो था ये दोस्तों क्या हुआ, ये आपका धंस गया नीचे। अब जब ये धंसेगा तो कहीं ना कहीं आसपास वाले तो थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, तो ऊपर जो मतलब साइड वाले थे ये आपके उठ जाते हैं, और ये वाले भी उठ जाता है, बीच वाला हिस्सा आपका धंस जाता है। तो बीच वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, गिर गया यानी कि ग्रावेन, गिर गया यानी कि ग्रावेन। और जो आपका ऊपर वाला हिस्सा था उसे क्या कहते हैं, हास्ट कहते हैं। ये चीज़ अभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दी। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत। अब देखते हैं, हमने यहाँ पर 2 पर्वत पढ़ लिए, तो अब पढ़ते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार के पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा आदि। देखिए ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तो आपने देखा होगा कई जगह पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पहाड़ों पे ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उसमें से लावा बाहर निकलता है, और जब लावा बाहर निकलता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है और उसके चारों ओर जमता चला जाता है, जिससे क्या होता है, आपका ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, या फिर ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, ये आपके ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं एकदम से बारीकी से। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों इसको समझ लीजिए, ये तो आप देख सकते हैं ये आपका ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है, जब बनने के बाद की बात है। ठीक है, तो ऐसा दिखता है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझते हैं। समझना क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आता है कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है। लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है, तो दोस्तों इसको आप ध्यान रखिए कि जब भी ये आपको दिख रहा है कि पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी अंदर से एकदम से तप्त है, गर्म है दोस्तों, और अंदर पिघला हुआ तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो पिघला हुआ तरल पदार्थ जब तक अंदर रहता है तब तक वो क्या है दोस्तों, मैग्मा है, और जब भी बाहर आ जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किस आकार का होता है, तो आप कहोगे शंकु के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आता है कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसमें से क्या क्या मतलब बाहर निकलता है, तो आप याद रखोगे राख, भाप और गैस के जो कण होते हैं वही आपके बाहर निकलते हैं, मिट्टी भी बाहर निकलती है, ये सारी चीज़ें उसके साथ निकलती हैं लावा के साथ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ये देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पर्वतों से हमें कोई लाभ होता है, नहीं होता है, या बेकार में इनकी सेफ्टी करे पड़े हम। तो ध्यान रखेंगे कि पर्वतों से बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे पानी, ईंधन, चारा, वनस्पति, जीव जंतु, पर्यटक आदि घूमने भी आते हैं। जैसे हमें पर्वतों से पानी भी प्राप्त होता है, आपने देखा होगा पानी के जो अधिकतम स्रोत हैं जल के, वो आपके कहाँ हैं, आपके पहाड़ों पर हैं, नेक्स्ट यानी कि पर्वतों पर हैं। ईंधन की प्राप्ति भी होती है, लकड़ियाँ बहुत सारी होती हैं, पेड़ बहुत सारे होते हैं, तो ईंधन की प्राप्ति होती है। चारा भी मिलता है, जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पर्वतों पे बहुत सारे वन होते हैं, तो वहाँ पे आपको जड़ी बूटियाँ भी मिल जाती हैं, वनस्पति मिलती हैं, बहुत सारे जीव जंतु भी आपको वहाँ से प्राप्त होते हैं। पर्यटक घूमने के लिए भी आपके पहाड़ों पर बहुत सारे जाते हैं, आप भी जाते होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर्वतों से लाभ आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं पठार के बारे में। अब पठार क्या होता है दोस्तों, तो पठार का ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, यानी कि कैसा होता है, फ्लैट होता है एकदम से। ठीक है,
किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखें, कई 100 मीटर से कई हजार मीटर तक इनकी ऊंचाई हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं कि भारत में दक्कन का पठार विश्व का सबसे पुराना पठार में से एक है। भारत में दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। अब देख लीजिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे पुराना पठार कौन सा है, तो आप कहोगे दक्कन का पठार। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप कहोगे तिब्बत का पठार है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो आप कहोगे 4000 से 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, मैंने यहाँ पर इसको चित्र के माध्यम से लिया हुआ है, आप इसमें समझ जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, ऊपर से एकदम से ये फ्लैट दिख रहा है, आपके लिए फ्लैट समतल दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा क्या ऐसा पहाड़ों में होता है? नहीं होता। पहाड़ कैसे होते हैं, तो एकदम से शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है इनमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है और यहाँ लोहा, सोना, तांबा, मैग्नीज आदि पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ? छोटे नागपुर के पठार में। नेक्स्ट है समतल तटीय मैदान। ये समतल तथा बहुत बड़े भाग होते हैं। इनकी ऊंचाई समुद्र तट से 200 मीटर से अधिक नहीं हो सकती, मतलब अधिकतम जो है 200 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, इससे ज़्यादा हाइट नहीं होती समतल तटीय मैदान की। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन आपके लिए है कि रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है और दोस्तों जो भी राइट आंसर देगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा, बाकायदा उसका फोटो दिखाऊंगा। ठीक है, जो व्यक्ति एकदम से सही राइट आंसर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों इसमें कुछ टॉपिक मैंने और लिए हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि मानचित्र के प्रकार। मानचित्र का एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में ख़त्म कर दूं, तो इसको भी मैं इसी में करा देता हूं। ठीक है, तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मानचित्र यहाँ पर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है दोस्तों, तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाला, यानी कि जितनी भी ये प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हें दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है वही आपका भौतिक मानचित्र कहलाता है। एक सिंपल सी चीज़ है, आप याद कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है वो आपका राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर फंसता है कि थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, तो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है वही आपका थीमेटिक मानचित्र होता है। ये सारी चीज़ें आप माइंड में सेट कर चुके होंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है, उसको आप जरूर देखिए कि मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो आप याद रखो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? दिशा, दूरी और प्रतीक। दिशा, दूरी और प्रतीक, ये 3 प्रमुख घटक होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, दिशा आप समझते ही होंगे, दूरी आप समझते होंगे, प्रतीक मतलब चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी देखा होगा कि हमें कुछ भी दर्शाना है मानचित्र में। मान लीजिए हमें गाय को दर्शाना है, तो गाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉरी गाय नहीं, मान लीजिए वन को दर्शाना है, तो वन को दर्शाने के लिए हम इस टाइप से, किसी भी टाइप से एक संकेत बना सकते हैं, चिन्ह बना सकते हैं, प्रतीक बना सकते हैं, तो यही आपका ये कहलाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर दोस्तों बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप लाइक नहीं करना चाहते हैं मत करिए, शेयर नहीं करना चाहते हैं मत करिए, लेकिन आप अपना सिलेक्शन पक्का करिए दोस्तों। मुझे आपका 100% सिलेक्शन चाहिए और आपका कराना है मुझे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। तो ठीक है, बाय दोस्तों।